बच्चों चैप्टर 1 अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में देयर आर 4 चार्जेस और सेंटर पर पॉइंट P पर उनका इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। पॉइंट P पर नंबर ऑफ फील्ड्स कितने हैं? 4। एक Q1 की वजह से, पॉइंट P1 पर, पॉइंट P पर, ऐसे बाकी, ठीक है ना। एक Q2 की वजह से, Q3 की वजह से, Q4 की वजह से, टोटल 4 फील्ड्स हैं पॉइंट P पर। Q1 की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो बनाना है। ये एरो किधर जा रहा है? Q1 से अवे, पॉजिटिव चार्ज से अवे। एरो का टेल कहाँ पर है? जिस पॉइंट पर फील्ड पता करना है वहां पे। This vector is called E1. Q2 का एरो किधर जाएगा? किधर जा रहा है? E2 का एरो किधर जा रहा है? टुवर्ड्स Q2। नेगेटिव चार्ज का फील्ड चार्ज की तरफ होता है, टुवर्ड्स द चार्ज। Q3 Q3 का फील्ड किधर जा रहा है? E3 का अवे, इससे, ठीक है। और Q4 का एरो जाएगा, E4 का एरो किधर जा रहा है? टुवर्ड्स Q4, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। डायरेक्शन समझ में आ गए? ओके। अभी आपने क्या नोटिस किया? E1 एंड E3 आर ऑपोजिट, देन दे सब्ट्रैक्ट। कैंसिल हो जाएंगे नहीं बोल रहा मैं, अभी रुको। कैंसिल होकर के जीरो कब हो जाते? E1 और E3 कैंसिल होकर जीरो कब होते? जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता। लेकिन अभी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ठीक है। तो पहले मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। दीज आर द मैग्नीट्यूड्स। E1 के फॉर्मूले में Q1 आ रहा है, E2 के फॉर्मूले में Q2 आ रहा है, E3, ठीक है। यहाँ पर एक चीज नोटिस करिए, मैंने साइन पुट नहीं किया। Q2 का साइन कैसा है? माइनस, लेकिन मैं यहाँ पे Q2 का वैल्यू माइनस नहीं पुट कर। आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड में साइन नहीं होता, ठीक है। ये लो आपके E1, E2, E3, E4 के वैल्यूज हैं, ठीक है। अब देखें जरा, E1 और E3 अपोजिट है, सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। E1 एंड E3 सब्ट्रैक्ट होंगे, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। लार्जर माइनस स्मॉलर, ठीक है। फाइनली जो वेक्टर आएगा वो यहां बना लेते हैं अपन लोग। देखो इस डायग्राम से E1, E2, E3, E4 के वेक्टर्स को मैंने यहाँ पे दोबारा से बना लिया, ठीक है। ज़्यादा खुला खुला अच्छा लग रहा है। दिस पर्टिकुलर डायग्राम विच इज शोइंग ओनली द वेक्टर्स इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ना। 11th में पढ़े थे अपन लोग। और ये जरूरी नहीं कि फ्री बॉडी डायग्राम में केवल फोर्सेस ही मार्क होते हैं, ठीक है। ओके, इससे एक और फर्दर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इसका नेक्स्ट स्टेप, E1 और E3 के रिजल्टेंट को क्या, अच्छा E1 का वेक्टर का लेंथ स्मॉलर, इसका डबल है क्योंकि ये ट्वाइस। नेक्स्ट डायग्राम क्या बनेगा? E1 और E2 का रिजल्ट, ये पॉइंट P है, E1 और E2 का रिजल्टेंट इधर जा रहा है, मैं इसको क्या बोल दूं? E13। E2 एंड E4 के रिजल्टेंट को आप क्या बोल दें? E24, ठीक है। E24 क्या आएगा? E4 माइनस E2, ठीक है। E4 माइनस E2 करके देखें कितना आया?
तो आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये मैं करके बता देता हूँ, माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये E4 का वैल्यू, E2 का कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बराबर। ओके, E24 का वैल्यू क्या आया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलरली E13 का वैल्यू भी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये वाला 90। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे, फाइनल रिजल्टेंट आपका आ जाएगा। कैसे आएगा, E इक्वल टू अंडर रूट E24 स्क्वायर E13 स्क्वायर ट्वाइस E24 E13 cos 90। cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। उससे क्या हुआ, ये सारा एक्सप्रेशन जो मैंने अंडरलाइन किया है 0 हो जाएगा, बच जाएंगे केवल 2। और आप इनकी वैल्यू यहाँ पुट करें और वो कैलकुलेशन अपने आप करें। ठीक है, ये बात। एक और छोटी सी बात, और वो है ये, इस फॉर्मूले में R कौन है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट। देखो, पाइथागोरस थ्योरम से बेस परपेंडिकुलर, तो ये लेंथ कितनी हो गई, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू अंडर रूट 2a। ठीक है, ये लेंथ यहाँ से लेके और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है, अंडर रूट 2a। आपको चाहिए कौन सी, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट, यानी कि इसकी हाफ करिए, वो कितना आएगा, a अपॉन अंडर रूट 2। एंड क्वेश्चन में a का वैल्यू कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, r का वैल्यू कितना आ रहा है, a अपॉन रूट 2, और a का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2 सेंटीमीटर। ये वैल्यूज पुट करिए अपने आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को 2 तरीकों से करेंगे, एक कॉमन सेंस और दूसरा हाई लेवल मैथमेटिक्स। ठीक है, फर्स्ट मेथड क्या है, कॉमन सेंस वाला। आप एक नंबर को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करते हो, दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करते हो। एक नंबर है, सपोज द नंबर इज 20, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जरूरी दोनों पार्ट इक्वल हों, कोई भी 1 एंड 19, इनको मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाइड बाई 18, 2 पार्ट 2 और सेकंड पार्ट 18, फर्स्ट पार्ट 3 तो सेकंड पार्ट होगा 17, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा लॉजिक अपने माइंड में सेट करते हैं। तो इनका प्रोडक्ट कब मैक्सिमम आएगा, देखो बढ़ता जा रहा है, इनका प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है। मैक्सिमम कब आएगा, 9, 11, 10, 10। इन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब ये दोनों पार्ट्स इक्वल भी होंगे। ठीक है, ये एक लॉजिक है। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चार्ज है कैपिटल Q, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, और आप जानते हो कि कूलॉम्स लॉ में चार्जेस मल्टीप्लाई होते हैं। चार्जेस मल्टीप्लाई होते हैं, तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब आएगा, जब ये दोनों इक्वल होंगे। किसके टुकड़े करे अपन ने, कैपिटल Q के। कैपिटल Q के इक्वल पार्ट्स कितने होंगे, Q/2, Q/2। ठीक है, तो फोर्स
देन फोर्स विल बी द मैक्सिमम। ठीक है, सेकंड वाला मेथड करते हैं अपन लोग। ये तो जस्ट कॉमन सेंस छोटी सी बात हो गई, ठीक है ना। अब अपन लोग थोड़ा सा हाई लेवल की बात करते हैं। ये बात कहाँ जाएगी, 12th क्लास मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है और उसका नाम है डिफरेंशिएशन। 12th क्लास मैथमेटिक्स के पूरे सिलेबस का 1/4 पार्ट है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का एक टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा, जो 11th में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है ना। मैंने आपको मैथ्स के 6 और 7 और 8 पेजेस दिए हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट, एज पर द कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट। मैंने आपको 8-10 पेजेस दिए हैं जिसमें सारी मैथमेटिक्स समा गई है, जितनी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी 11th-12th के अंदर लाइफ लॉन्ग फिजिक्स में जितनी मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी। उन नोट्स को दोबारा देखो, मैक्सिमा मिनिमा का टॉपिक देखो और उसको फॉलो करते हैं। इनिशियली एक चार्ज है, उसके 2 टुकड़े करे, एक फर्स्ट वाला ये और सेकंड वन इज इस, ठीक है। बुक में उसको Q1 Q2 बोला है, मैं नहीं फॉलो करता, ठीक है ना, मेरे को ये अच्छा लगता है। एक चार्ज है Q और बच गया जो Q - Q, ठीक है। फोर्स का एक्सप्रेशन क्या आएगा, कूलॉम्स लॉ, K Q1 Q2 अपॉन R²। इस पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल कौन है और कांस्टेंट कौन है। जो इनिशियली चार्ज था कैपिटल Q, ये कांस्टेंट है और स्मॉल q का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी अपन ने देखा कि ये तो फिक्स था, कितना 20 फॉर एग्जांपल। कभी ये 1 हो रहा था तो ये 19, ये कभी 2 हो जाता है तो ये 18, ये 3 होता है तो ये 17, यानी कि ये वेरिएबल है, स्मॉल q वेरिएबल है। जब q वेरिएबल है तो f भी वेरिएबल होगा, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन में ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, स्मॉल q वेरिएबल है और f भी वेरिएबल है। ये वेरिएबल और कांस्टेंट को अपन लोग आइडेंटिफाई करते हैं, इस मेथड में ज़रूरी है। मेथड का नाम क्या है, मैक्सिमा मिनिमा ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है ना, मैथमेटिक्स का टॉपिक है। ओके, अभी अपन लोग इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन कर लें, K Q अपॉन R² डॉट Q माइनस K अपॉन R² डॉट Q²। दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। अभी मैं क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन किया। I am differentiating this equation, this expression with respect to small q। डिफरेंशिएशन वेरिएबल का वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हुआ करता है, ठीक है। ये कांस्टेंट है, जिसको मैं राउंड कर रहा हूँ वो कांस्टेंट है, उसका कुछ नहीं होता, एज इट इज रहेगा। और q का डिफरेंशिएशन 1, K अपॉन R² कांस्टेंट है और इसका डिफरेंशिएशन 2q, ठीक है। अब क्या करते हैं, जस्ट टॉप पे आ जाओ। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप dF/dq का वैल्यू पुट करते हो 0। क्यों, ये बड़ी लंबी बात है, ठीक है। यदि मैं बताने लगा तो फिर मैं मैथ्स का वो सब पूरा चैप्टर ही पढ़ाने लग जाऊंगा, इसलिए अपन लोग डीप में नहीं जा सकते, क्योंकि अपन लोग फिजिक्स के टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैथ्स का टीचर नहीं हूं मैं, ठीक है। ओके, तो KQ अपॉन R², K अपॉन R² 2Q इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ इसको सॉल्व किया तो Q इक्वल टू Q/2 आ गया। आपको लगेगा कि अरे आंसर आ गया, नहीं, एक थोड़ा सा एक चेक और ज़रूरी है। आंसर तो आ गया, कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस आंसर को चेक भी किया करते हैं कि वेदर इट इज़ मैक्सिमम कंडीशन, वेदर दिस कंडीशन इज़ फॉर मैक्सिमम फोर्स और मिनिमम फोर्स,
आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, द फोर्स, फाइंड आउट द कंडीशन वेयर द फोर्स इज मैक्सिमम। तो ठीक है, आपको तो क्वेश्चन में एक ही पूछा है, आप दूसरी बार क्यों जाओ। तो आप ये भी कर सकते हो कि इसको यहाँ पे छोड़ दो, क्योंकि मेरे पास में एकमात्र आंसर आया है और आपको एकमात्र क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड आउट द कंडीशन फॉर बीइंग द फोर्स बीइंग मैक्सिमम। ठीक है, इसलिए अपन लोग इसको छोड़ रहे हैं, वरना एक स्टेप और है, वो स्टेप काहे की है, फोर्स मैक्सिमम है या मिनिमम है इसको चेक करने की है। तो अपने पास में एक सिंगल आंसर है तो अपन लोग क्यों चेक करें। मल्टीपल आंसर होते तब कन्फ्यूजन होता है कि पता नहीं कब फोर्स मैक्सिमम है कब मिनिमम है, उनमें से अपने को अलग से निकाल के लाना पड़ता। यहाँ एक आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायग्राम में आपको बोला क्वेश्चन नंबर 8 कि इसका डाइपोल मोमेंट पता करो। डायग्राम देख करके आपको अजीब लगेगा कि अरे डाइपोल तो है ही नहीं, डाइपोल में तो दो चार्ज होते हैं और वो भी इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। ठीक है, यहाँ भी प्लस माइनस नज़र तो आ रहे हैं आपको, लेकिन यहाँ तो 3 चार्ज हैं, तो ये 2 डाइपोल हैं। ठीक है ना, कैसे 2 डाइपोल हैं? देखो, ये वाला जो चार्ज है इसको मैं 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दूं, स्प्लिट कर दें या स्प्लिट किया हुआ अज्यूम कर ले, ये की बात, प्लस क्यू, बोथ आर सिमिलर। ठीक है, पहले वाला और अभी वाला डायग्राम। अब ये 2 डाइपोल हैं। ठीक है, ये जो डाइपोल है इसके डाइपोल मोमेंट को मैं बोल रहा हूं P1 की डायरेक्शन किधर है, P1 की डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। नोट्स में जाके देखो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। इसके P2 की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, ये एंगल, ये दोनों वेक्टर्स को अपन लोग यहाँ रखेंगे क्योंकि बेटर होता है 2 वेक्टर्स जिनको आप प्रोसेस कर रहे हो दोनों का टेल सेम जगह पर होना चाहिए। अभी टेल नहीं बल्कि हेड एक जगह आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है डाइपोल, ठीक है, ये वाला जो डाइपोल है कौन है, ये P1। इसको मैं उठा के और यहाँ से मैंने उठाया और मैं इसको यहाँ पर लोकेट कर देता हूँ, दूसरी जगह लगे रख दिया मैंने, ये लाके रख दिया। ठीक है, जब भी आप कभी लाइफ लॉन्ग याद रखो, जब भी आप किसी वेक्टर को उठा करके और दूसरी जगह ले जा रहे हो, उठाया और शिफ्ट किया, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो जानी चाहिए। गड़बड़ हो रही है, नहीं, क्या किया अपन ने, इसको यहाँ से उठाया और बिल्कुल हिलाए बगैर, डायरेक्शन चेंज करे बगैर इसको शिफ्ट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। P2 को यहाँ से उठाया और इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, कैसे रखा, दोनों की टेल सेम पॉइंट पर, बोथ वेक्टर्स शुड बी को इनिशिएटिंग। ठीक है, ओके। तो ये जो एंगल है कितना होगा, 60 डिग्री, इसके ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग स्मॉल ए 60 डिग्री होगा। P1 और P2 का वैल्यू जो भी आएगा आप कैलकुलेट कर रहे हैं सेम आएगा, वो आपके पास है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, उसके बाद क्या, रिजल्टेंट का फॉर्मूला P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर ट्वाइस P1 P2 cos 60, cos 60 का वैल्यू हाफ और P1 P2 इनका वैल्यू ये पुट करें क्यों है, आपके पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं। 2 चार्ज बॉडीज हैं, ऑब्वियसली उनमें मास है तो मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, चार्ज है तो चार्जेस की वजह से रिपल्सिव फोर्स होगा और इस फोर्स को क्या बोलते हैं, Fe, E फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है ना, कोलॉम्स फोर्स भी बोल सकते हैं। स्ट्रिंग से टाइट है तो एक फोर्स और होगा, टेंशन। ठीक है, ये एंगल थीटा है
तो इस टी का थीटा डायरेक्शन कंपोनेंट टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, पूरा डायग्राम, पूरा जो सिस्टम है वो बैलेंस्ड है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई और टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। काफ़ी रिपीट हो रहा है, ये थर्ड टाइम रिपीट हो गया, ठीक है। तो अपन लोग इनकी इक्वेशंस लिखेंगे और साइड में जाएंगे। तो अपन लोग साइड में आ गए और ये अपन ने इक्वेशंस लिख दिए, बहुत रिपीटेटिव हैं। अब दोनों को डिवाइड कर दिया, टी कैंसिल हो गया। अपने टी को कैंसिल क्यों किया, डिवाइड क्यों किया? क्योंकि आपको टी का वैल्यू न तो चाहिए न पूछा है, ठीक है ना। ये आ गया। साइन अपॉन कॉस कौन होता है बताओ जरा? टैन। ये टैन थीटा आ गया, ठीक है। एफ ई का वैल्यू पुट करें, जरा डायग्राम वापस देखो। इस पर चार्ज क्यू, इस पे चार्ज क्यू, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्स, ठीक है, डायग्राम में दिख रहा है। तो चलें कूलॉम्स लॉ से इसका एफ ई का वैल्यू पुट करते हैं। एफ ई का वैल्यू होगा के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। बोलिए। अब अपन लोग एक ट्रिकी स्टेप करते हैं, और वो नहीं करेंगे तो अपन लोग बहुत डिफिकल्ट रास्ते पे चले जाएंगे यदि वो ना करें तो, ठीक है। ये Q1 Q मिला करके Q स्क्वायर बन गया। मैं यहाँ पे tan थीटा की जगह लिख रहा हूँ साइन थीटा। क्यों? tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा कब होता है? जब थीटा का वैल्यू स्मॉल हो। तो क्या आपको यहाँ थीटा स्मॉल नज़र आ रहा है? तो डायग्राम में जो आप शो कर रहे हो ऐसा नहीं कि वही सही है। आपका डेटा देखो, थीटा का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में? 5 डिग्री। 5 डिग्री कैसा है? बिल्कुल स्मॉल एंगल है। जब थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा का वैल्यू होता है अप्रॉक्स थीटा के इक्वल, और टेन थीटा का वैल्यू भी इक्वल होता है थीटा के इक्वल, ठीक है ना। ओके, ये अपन ने मैथ्स के नोट्स में देख चुके थे ये बात। यहाँ पे अपन लोग साइन थीटा की जगह, सॉरी टेन थीटा की जगह क्या लिख रहे हैं? साइन थीटा। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि डायग्राम के अंदर साइन थीटा का वैल्यू निकालना कंपैरेटिवली इजी है। ये कितना है? x/2। ये लेंथ कितनी है? स्ट्रिंग की लेंथ l। ये थीटा है। थीटा के सामने वाला साइड कौन होता है? परपेंडिकुलर। ये कौन है? हाइपोटेनियस। साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा का वैल्यू कितना? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। ये वैल्यू पुट करेंगे और अब इसको आप अपने आप से सॉल्व करके लाएंगे। फाइंड आउट क्या करना है? x, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में डायग्राम ऐसा है बच्चों, देखिए चार्जेस कहाँ पुट किए हुए हैं, कोऑर्डिनेट को देख करके पता पड़ रहा है। जेड एक्सिस पर रखे हुए हैं। वाई एक्सिस कहाँ पर है? ये जो मेरा स्टिक है ये वाई एक्सिस है, ठीक है। बोर्ड से परपेंडिकुलर निकल रहे हैं। ओके, चार्जेस हैं, आपको पता करना है डायपोल मोमेंट। क्यू का वैल्यू कितना है? क्यू का वैल्यू कितना है? 2.5 इंटू 10⁻⁻। क्यू का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, और डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 15 + 15 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। वैल्यूज पुट करिए, यूनिट का ध्यान रखना और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ये फॉर्मूला है बच्चों। इन सब का वैल्यू गिवन है, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, इसमें जो इंफॉर्मेशंस गिवन है आपको, एक तो दो चार्जेस हैं, दोनों का सम है 20। दिस इज योर इक्वेशन 1। सेकंड वन इंफॉर्मेशन है कूलॉम्स लॉ में आपको F का वैल्यू गिवन है, R का वैल्यू गिवन है, और
के का वैल्यू आप जानते हो। सेकंड इक्वेशन ये आ गया। अब आप एलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, टू अननोन, देर आर टू अननोन्स Q1 एंड Q2 एंड वी हैव टू इक्वेशंस। जितने अननोन उतने इक्वेशंस आपके पास हैं, दोनों को सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा। आप यदि कहीं पे भी अटकोगे तो वो होगी एलजेब्रा, फिजिक्स नहीं होगी, ठीक है ना। अपने आप करो, नहीं आए तो मैं हूँ। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि इस माइक्रो को मत छोड़ना, माइक्रो को साथ लेके चलना। कूलम को नहीं, कूलम इज यूनिट, यूनिट कैलकुलेशन में लेके नहीं चलते अपन लोग। यूनिट को तो फाइनल आंसर में अपन लोग एक्सप्रेस करते हैं। माइक्रो नंबर है 10⁻⁶, इसको अपन लोग छोड़ नहीं दें, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ओके। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में फॉर्मूले हैं आपके पास में ई एक्सिस और ई इक्वेटर के फॉर्मूले हैं आपके पास। ई एक्सिस का फॉर्मूला है 2kp r² - a² होल स्क्वायर, और एक स्पेशल केस में इसका वैल्यू हो जाता है ये। कौन सा स्पेशल केस में? when r is very 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 greater than a, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? kp अपॉन r² a² 3/2, और उस स्पेशल केस में इसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। आप ये वाला यूज करोगे, ये वाला, वो डिपेंड करता है, आप समझते हो, ये कंडीशन है तो आप ये वाला यूज करो, आपका टाइम बचेगा, एफर्ट कम लगेगा। ये वाला कंडीशन नहीं है तो ये वाला यूज करोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे, और फिर भी ये वाला यूज कर दोगे तो बेकार है, आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। इस बात को समझो, ओके। तो यहाँ पे बताइए r का वैल्यू कितना है? 60, ठीक है, r इज 60, और a का वैल्यू कितना है? 1 सेंटीमीटर। 1 है या 2 है? ये 2 सेंटीमीटर क्या है? ये 2a का वैल्यू है, 2a का वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, a का वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। क्या ये है? बिल्कुल है, ठीक है। तो अपन लोग दोनों में से कौन से फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला, ये दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है, ओके। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व 1.10 बिल्कुल सेम है, उसको देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपको a = f/m होता है, ठीक है ना, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, हमेशा होता है। फोर्स का फॉर्मूला QE कब होता है? when a charge Q is kept in a electric field, then the charge will experience the force F = QE, ठीक है। आपको इस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, इस एक्सेलरेशन को कंपैरिजन करने के लिए बोला है A प्रोटॉन रेशियो A ड्यूट्रॉन रेशियो A अल्फा पार्टिकल, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल्स जो हैं उनके चार्ज और मास क्या हैं, तो मैं इनकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर दी आपने। कैपिटल ई पे प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा ये क्यों नहीं लगाया? क्योंकि सेम, तीनों चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपको चार्ज और मास के वैल्यूज पुट करने हैं, और ध्यान रखो कि न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट नहीं करने, कर तो सकते हो लेकिन क्यों परेशान हो न्यूमेरिकल वैल्यूज को पुट करके, इनके सिर्फ सिंबॉलिक वैल्यूज पुट करने,
मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब पहली बात तो ये देखिए प्रोटॉन क्या होता है, ये कोई क्वेश्चन नहीं प्रोटॉन क्या होता है, पार्टिकल होता है। क्वेश्चन तो ये ठीक है, ड्यूट्रॉन क्या होता है, दिस इज ड्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन मेक्स अ ड्यूट्रॉन, जिसको आप हैवी हाइड्रोजन बोलते हो, ठीक है ना। हाइड्रोजन एटम के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, जिसमें ये प्रोटियम है जिसमें केवल एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन नहीं होते, दिस इज कॉल्ड ड्यूटेरियम एंड दिस इज कॉल्ड ट्राइटियम, जिसमें एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ट्राइटियम, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड ड्यूट्रॉन। तो ड्यूट्रॉन में प्रोटॉन्स की वजह से चार्ज कितना होता है, ये, ठीक है ना। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, E, ड्यूट्रॉन पे चार्ज भी E। ये क्या है, गैस करें, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स, दिस इज अल्फा पार्टिकल, दिस इज योर ड्यूट्रॉन। और इनको मैं हटा देता हूं, जरूरत ही नहीं। अल्फा पार्टिकल्स पे चार्ज कितना है, प्रोटॉन प्रोटॉन, ट्वाइस ऑफ अ प्रोटॉन, 2E, ठीक है। अब चार्ज की बात होगी, मास की बात करें, ड्यूटेरियम के ऊपर या ड्यूट्रॉन के ऊपर मास कितना है, एक प्रोटॉन का और एक न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन में मास होता है क्या, यस, न्यूट्रॉन पे मास तो होता ही है, बस चार्ज नहीं होता। कितना होता है, अप्रॉक्स इक्वल होता है दोनों का, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास अप्रॉक्स इक्वल होता है। तो मैं क्या पुट करूंगा, ट्वाइस ऑफ MP ड्यूट्रॉन का। और अल्फा पार्टिकल पे मास कितना होगा, 1 2 3 4 टाइम्स ऑफ MP। व्हाट इज MP, मास ऑफ प्रोटॉन। इनका रेशो आगे सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस आपको एज ए होमवर्क आपके कॉपी में करने हैं, नोटबुक में करने हैं, ठीक है ना। आपकी नोटबुक सिंगल रहेगी, नोटबुक करना। गुड बाय, जय राम जी की।